डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सच के साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सच के साथ एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम उन सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते हैं जिन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हमारा देश समृद्ध होगा और किसान विकास के मार्ग पर और तेजी से आगे बढ़ पाएगा। हमारे किसान जब मिट्टी में, जब भूमि में बीज डालते हैं तो उनकी उम्मीद ये तो ज़रूर होती है कि अच्छी फसल मिले, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता होती है कि पानी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जब तक बीज तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक अंकुरण नहीं होगा, तब तक वो अन्न में तब्दील नहीं होगा, और अन्न से ही होता है जीवन। इसीलिए हमारी सरकार हमारे किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हर खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास कर रही है और इसे एक मिशन की तरह लिया जा रहा है। तो आज के सच के साथ में हम बात करेंगे उन क्षेत्रों की भी जो अभी भी पानी के इंतज़ार में हैं। बताएंगे कि सरकार के स्तर पर किस तरह की रोड मैप पर काम किया जा रहा है, हमारे किसान सतत विकास कर सके, और साथ ही जलवायु की जो एक समस्या है, जलवायु परिवर्तन की, उसके सामने भी डटकर उनके खेत खड़े रहे। इसको लेकर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, पानी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, आखिर कौन कौन सी चुनौतियां इसमें सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। आज के सच के कार्यक्रम में, आज के सच के साथ कार्यक्रम में इन्हीं परतों को हम उठाने का प्रयास करेंगे और किसानों को समझाएंगे कि उनकी सहभागिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक जिसके लिए जो योजना बनाई जा रही है अगर उसका सहयोग नहीं मिलता है तब तक वो योजना उस तरह से काम नहीं कर पाती है। तो आज के कार्यक्रम में बात करेंगे इसी सच की, यानी पानी की कहानी बताएंगे कि कैसे समृद्धि तक पहुंचाने के लिए, किसानों को समृद्ध करने के लिए पानी हर खेत तक, हर अंतिम व्यक्ति तक, हर किसान तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना जाए, हर बूंद से अंकुरण हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सच के साथ की, और सबसे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से देश का अन्न भंडार भरते हैं, लेकिन जल के बिना खेती मुमकिन नहीं है। खेतों में फसलें तभी लहलहाएंगी जब हर खेत को पानी मिलेगा, और इस बात को साकार करने के लिए सरकार ने हर खेत को पानी का वादा किया है। हर खेत को पानी का मतलब है देश के हर किसान के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि किसानों की खुशहाली और देश की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हर खेत को पानी यानी HKKP प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के घटकों में से एक है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी। सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए PMKSY के कार्यान्वयन को मंजूरी भी दे दी गई है। PMKSY HKKP का बजट परिव्यय वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,580 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय वाली योजना है। केंद्र सरकार इस योजना के कुल संभावित खर्च का 75% हिस्सा वहन करती है, बाकी बोझ राज्य सरकारें उठाती हैं। इस योजना का उद्देश्य खेतों तक पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि है। दरअसल PMKSY एक व्यापक योजना है जिसके दो प्रमुख घटक हैं। पहला त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और दूसरा हर खेत को पानी यानी HKKP। HKKP में 4 उपघटक शामिल हैं: कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन CAD और WM, सतही लघु सिंचाई SMI, जलाशयों की मरम्मत, नवीनीकरण व पुनर्स्थापन RRR और भूजल विकास GW। जो किसान इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं उसके लिए उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर ही कृषि सलाहकार या कृषि पर्यवेक्षक के पास जाकर सब्सिडी का फॉर्म भरना होता है।
फिर ये फॉर्म जिला कृषि विभाग में जमा होता है। सब्सिडी मंजूर होने पर विभाग की ओर से आपको मैसेज मिलेगा और फिर आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आप चाहें तो सब्सिडी का फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों में कृषि विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागज, जमीन की जमाबंदी, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जिला या ब्लॉक के कृषि अधिकारी से संपर्क भी कर सकते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे हमारी सरकार ने कमर कस ली है कि अब कोई भी खेत सिंचाई से नहीं छूटेगा, हर खेत को पानी मिलेगा और हर बीज में अन्न होगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ पूरा पैनल है जो कि इसकी बारीकियों को समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे किसानों तक पहुंचा जा रहा है, ये योजना कैसे ज़मीन पर उतारी जा रही है और साथ ही ये भी समझेंगे कि ज़मीनी तौर पर किस तरह के सुझाव आ रहे हैं। तो चलिए आपकी बारी बारी से मुलाकात करवा देते हैं। अर्चना वर्मा जी हमारे साथ हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपर सचिव एवं मिशन निदेशक है राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में। हमारे साथ शुभम पचौरी जी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप उप निदेशक हैं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। आलोक अग्रवाल जी हमारे साथ आप भी हैं पैनल में, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ सरकार से। और हमारे साथ सफल किसान भी हैं, संतोष राजपूत जी हैं जो कि अपने अनुभव साझा करेंगे कि किसान किस तरीके से सिंचाई को लेकर ना सिर्फ परेशान भी होता है लेकिन अब हल्कान भी हो रहा है, क्योंकि जो सरकार प्रयास कर रही है उसका असर भी हो रहा है और महिलाओं की भूमिका इसमें कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी आपका भी। तो सभी मेहमानों से अभी आपने मुलाकात की और अब बात करते हैं इस पूरे मिशन के बारे में, कैसे इस सच को हम अपने देश तक पहुंचाएं, ज़मीन तक पहुंचाएं। इसमें हमारे जो कर्मठ अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले अर्चना जी आपसे मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि हम जब भी बात की शुरुआत करते हैं, कृषि की बात होती है तो पहली लाइन ये होती है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बात यहीं पर रुक जाती है। लेकिन एक कृषि प्रधान होने के साथ साथ कृषि में हमें कितना और बेहतर करना चाहिए और ये कैसे कर सकते हैं, उन घटकों तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अंजू आपने बताया और इस मूवी में भी जो दिखाया गया कि पानी जो है वो जीवन का आधार है। बिल्कुल। और कृषि में इसकी जो भूमिका है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि 80% जो हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो हमारी कृषि के लिए ही उनका उपयोग किया जाता है। इसीलिए भारत कृषि प्रधान है, देश तो है ही, कृषि में बहुत ज़रूरी है कि हम वही टेक्नोलॉजी और वही मॉडर्नाइजेशन लाएं जो हम शहरी जगहों पे लाते हैं। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कंप्लीटली एक पैराडाइम शिफ्ट, एक दृष्टिकोण परिवर्तन योजना जो अभी पायलट फेज में है, उसका एक क्रिएशन किया गया है। इसका नाम समृद्धि है और इसका जो टेक्निकल नाम है वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट है। तो इस पूरे जो स्कीम की जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल जो मॉडर्नाइजेशन हम अपने बाकी सेक्टर्स में, इंडस्ट्री हो, डोमेस्टिक हो, जो मॉडर्नाइजेशन हम देखना चाहते हैं वही मॉडर्नाइजेशन हम कृषि में भी देखेंगे। सिंचाई को स्मार्ट इरिगेशन के थ्रू, वाटर यूज़र सोसाइटीज़ के थ्रू, उनके ओनरशिप के थ्रू और सरकार और किसान के सहभागिता के थ्रू। तो ये जो प्रोग्राम, जो स्कीम लॉन्च हुआ है, ये अभी 34 क्लस्टर्स में हुए हैं। जी। और ये आगे चल के जल और कृषि दोनों में एक क्रांति लाने वाली है, क्योंकि इसमें जो पूरा इस स्कीम की जो पूरी फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल ही एक आधुनिक फ्रेमवर्क है, जिसमें जो
चुनौतियां थी हमारे कृषि में, उन चुनौतियों को एड्रेस करने का पूरा प्रयास है। अर्चना जी, मेरा अगला सवाल यही है, क्योंकि देखिए जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो आज भी आप सिनेमा में देखिए, पुरानी फिल्में देखिए, तो वही दिखाया जाता है कि पूरे खेत में पानी चला दिया गया है, पानी जो पंप है उससे सिंचाई की जा रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की, और क्रांति तो तभी आती है ना जब कुछ नया होता है। तो आधुनिक सिंचाई क्यों अब हम ज़रूरत की तरह देख रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगी कि ये अब अनिवार्य है अगर हम वाकई में कुछ करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, अभी जो सिंचाई जिस तरह से हम कर रहे थे उसमें आपने सही कहा कि उसमें वो ग्रेविटी बेस्ड कैनाल इरिगेशन ज़्यादा जो कमांड एरिया में था, जिससे कि बहुत ही कन्वेंस एफिशिएंसी जो है, जो बहुत ही वेस्टेज होता है पानी, और जो सबसे गरीब लोग जो टेल एंड पे रहते हैं उनके पास पानी पहुंच नहीं पाती है। फील्ड चैनल्स जो हैं वो बहुत ही सीपेज के चलते पूरा अपना 100% मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उनकी कोई मॉनिटरिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग नहीं होती है, घंटे के हिसाब से पानी जाता है, उसका कोई वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट नहीं होता है। हमारे पास कमांड एरिया डेवलपमेंट में ये सोचा गया था कि सरफेस वाटर जो पानी है उसका उपयोग होगा, पर क्योंकि फील्ड्स में पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा था तो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन जो है वो कमांड एरिया डेवलपमेंट से रुका नहीं। बहुत हद तक बहुत उसके ये भी हुए हैं अचीवमेंट्स, बट ये सब कुछ प्रॉब्लम देखते हुए अब MCAT जो आ रहा है उसमें स्मार्ट इरिगेशन है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसमें GIS मैपिंग के थ्रू क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन है, और उसमें बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स हैं। बट उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कि वाटर यूजर सोसाइटी, जिसमें महिला की सहभागिता बहुत होगी और यही लीड करेंगे, और ये प्रोजेक्ट के शुरुआत से इनका चयन किया जा रहा है कि ये नहीं कि हम कंस्ट्रक्शन किए और फिर उसको चलाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो ये वाटर यूजर सोसाइटीज के थ्रू चलेगी, और इसीलिए जो बहुत सारी जो चुनौतियां हम एक इरिगेशन, कन्वेंशनल इरिगेशन में फेस कर रहे थे उसको हम दूर कर पाएंगे। जो पारंपरिक तरीके से सिंचाई की विधियां थी उसमें जो चुनौतियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें नई तकनीक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि अर्चना जी ने अभी कुछ टर्म्स यहाँ पर बोले, MCAT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और SCADA, एक मैं जब डिटेल्स पढ़ रही थी तो उसमें इस तरह की टर्म्स आई। जब अब हम सिंचाई की बात करें, देखिए, और सिंचाई की बात होती है तो हम बारिश की बात करते हैं, इंद्र देवता की तरफ टकटकी लगाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन तकनीक की बात की जाए तो शुभम जी, मैं चाहूँगी कि जरा समझाइए कि है क्या ये MCAT। मैं ये भी पढ़ रही थी कि PIN, SCADA, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका खेत में पानी से क्या संबंध है, ये कैसी तकनीक काम करेगी? जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। हम देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में हमारे यहाँ तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी पर फोकस बहुत ज़्यादा है। पर अभी तक जो एग्रीकल्चर जो क्षेत्र हमारा है, सिंचाई का जो क्षेत्र है, उसमें टेक्नोलॉजी की बात कहीं ना कहीं हम भूल रहे थे। तो इसलिए ये जो MCAT की जो परियोजना है उसमें हमने 3 बड़े रिफॉर्म्स लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये MCAT है क्या सर, पहले हम ये समझें। जी, MCAT है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल तरीका था सिंचाई करने का, उसको हम पूरी तरह से बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास जो है 3 रिफॉर्म्स पर बेस्ड होगा। पहला है इरिगेशन मॉडर्नाइजेशन। इरिगेशन मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले कैनाल बेस्ड हुआ करता था। जी। अभी जो हमारा मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो प्रेशराइज्ड पाइपलाइन बेस्ड होगा, और प्रेशराइज्ड पाइपलाइन के साथ साथ उसमें दूसरा जो रिफॉर्म है
वो है वाटर अकाउंटिंग मॉडर्नाइजेशन। अभी तक हम क्या करते थे कि हमारा जो पानी था कैनाल से बहता रहता था खेतों में, और उसका हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं था। जी जी। तो उसकी अकाउंटिंग करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और हमारा जो तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण जो रिफॉर्म है वो है मैनेजमेंट मॉडर्नाइजेशन। अभी तक जो मैनेजमेंट हुआ करता था वो हमारे सरकार के पास हुआ करता था, परंतु जो पानी है वो एक कॉमन गुड है, वो फार्मर्स का हक है। तो उसका जो मैनेजमेंट है वो फार्मर्स के हाथ में ही होना चाहिए। तो ये सरकार की एक सोच है। इन 3 रिफॉर्म्स को लेते हुए ये परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है। जी जी जी, बिल्कुल। आलोक जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये एक किसान का हक है कि उसके खेत को पानी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम इस पर और भी ज़्यादा फोकस इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसानों की आय में वृद्धि करना है तो उसके सबसे पहले तो खेत को दुरुस्त करना होगा। तो वो तभी होगा जब वहाँ तक पानी पहुँचेगा। तो मैं जानना चाहूँगी कि इससे किस तरह उनकी आय में, उनकी सोच में, और एक सामाजिक परिवर्तन भी मैं तो कहूँगी कि इससे आएगा। किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में एमकेड एक बहुत क्रांतिकारी कदम है जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें निरंतर कार्य चल रहा है। एमकेड में सबसे जो जरूरी काम है, जो हम नेचुरल केनाल सिस्टम से चल रहे थे पानी का, वो प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क से होगा। किसानों के जब हम केनाल के थ्रू पानी देते थे तो पहले जिसका खेत रहता था उसको पहले मिल जाता था, टेल एंड के किसानों को पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क से चाहे टेल एंड का किसान हो चाहे स्टार्टिंग का किसान हो, सबको एक साथ एक समान पानी मिलेगा। उसके कारण पानी का सदुपयोग होगा, तो कम पानी में अधिक सिंचाई होगी। पहले 1 क्यूमेक पानी में हम 1000 हेक्टेयर सिंचाई करते थे। आज की डेट में जो प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क से 0.4 MCM में ही हम 1000 हेक्टेयर सिंचाई कर पाएंगे। तो पानी का जो हम उपयोग बढ़ाएंगे तो अपने आप कम पानी में जब अधिक फसल होगी उससे प्रोडक्शन होगा, किसानों को प्रॉपर अकाउंटिंग का, उसका वाटर अकाउंटिंग होगी, सही माप में पानी जब खेत में जाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जनरली ये मानता है किसान, आम किसान जब वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं करता तो ज्यादा पानी भर लेता जितने उसको फसल में आवश्यकता नहीं होती, उसके कारण उसकी आय कम होती है। लेकिन इसमें वाटर अकाउंटिंग होगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए ये भी एक पैराडॉक्स है कि पानी ज्यादा होगा तो भी ये मत मानिए कि आय बढ़ेगी, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कई फसलें बर्बाद भी हो जाती हैं। आलोक जी, जैसे कि अभी हम नई तकनीक की बात कर रहे हैं, तो अभी तक जो मैंने सुना कि वो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ओवरहेड टैंक, इससे सिंचाई हुआ करती थी, लेकिन अब हम बात करें प्रेशराइज्ड पाइप। ये मैं चाहूँगी कि समझाएं क्या है। अभी तक तो नहरें जाती थी, नहरें काट के किसान अपने खेतों में पानी ले जाते थे, अब ये प्रेशराइज्ड पाइप क्या है, कैसे काम करेंगे? ओपन केनाल जो बनती थी, किसानों के खेतों की जमीन एक्वायर करके ही हम उसके केनाल को ले जाते थे। और इस प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क में जो हमारी केनाल है, बनी हुई मेजर केनाल है, उससे हम 5000 हेक्टेयर तक का मैक्सिमम चक बना रहे हैं, 50 हेक्टेयर से लेकर 5000 हेक्टेयर तक का। उसमें हम पाइप नेटवर्क पूरा खेत के अंदर रहेगा, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू रहेगा। तो उसका पानी किसान को अपव्यय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान नहर तब काटता था जब उसको प्रॉपर पानी नहीं मिलता था, लेकिन वर्तमान में जब अंडरग्राउंड पाइपलाइन रहेगी और टेल एंड के किसान को भी शुरू में ही पानी मिल जाएगा, तो उसको नहर काटने की आवश्यकता, क्योंकि नहर रहेगा नहीं, पाइप नेटवर्क है, तो पानी की बचत होगी। तो सबसे जरूरी काम है इसमें प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क का। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरा कंट्रोल सिस्टम, कमांड उसका रहेगा, किसान मोबाइल ऐप के थ्रू उसको देख पाएगा। तो किसान को भी ये नहीं रहेगा कि हमको कितना पानी चाहिए, कितना पानी हमको कब बंद करना है, किसान स्वयं भी बंद। बिल्कुल, मतलब अब मुझे सही कीजिएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बिजली उसके खेत तक पहुंचती है, उसी तरीके से ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी, पूरा पाइपलाइन, और ये पूरा सिस्टम होगा कि पानी इतना किस खेत में कितना पहुंच रहा है, इसकी एक वो भी रहेगा कि पूरा लेटेस्ट स्काडा सिस्टम जो बोला जा रहा है, उसका पूरा उसका सिस्टम वही है कि पूरा मॉनिटरिंग एक नेटवर्क रहेगा, उसके तरफ पूरा वाल्व रहेगा, IoT के थ्रू जो रहेगा। और पूरा हम जो पाइप लेके जाएंगे वो 1 हेक्टेयर तक का लेके जाएंगे। और स्प्रिंकलर और जो माइक्रो इरिगेशन है, दोनों को हम कंबाइन करके इसमें समृद्धि में जो कर रहे हैं, तो दोनों को जो हर खेत का पानी और समृद्धि है, ये दोनों हम 1 हेक्टेयर तक पानी छोड़ेंगे। उस 1 हेक्टेयर के अंदर किसान फिर अपना माइक्रो इरिगेशन नेटवर्क बिछाएगा, तो उससे अपने आप पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होगा। जी।
अब संतोष जी के पास चलते हैं। संतोष जी, अभी हमने बहुत सारी बातें सुनी और पानी पर इतनी गहरी चर्चा मैंने आज तक नहीं की, मैं सच बताऊं तो, कि इस तरह की तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अपने निजी अनुभव कैसे बताना चाहेंगी, क्योंकि आप खेत में काम करती हैं, महिलाओं से मिलती, किसानों से मिलती हैं, वो एक जो एक एटीट्यूड की भी हम बात करते हैं, क्या किसानों में अब वो समझ पैदा हो रही है कि पानी बचाने की चीज़ है? खेतों में आपके अगर खेत में पानी पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसा मर्जी वैसा इस्तेमाल करो, उसे बचाना ज़रूरी है। क्या ये सोच पैदा हो रही है अब किसानों में? मैम, किसान हमेशा से ही प्रकृति के करीब काफ़ी मतलब सजग रहा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो, ऐसा उनका प्रयास रहता है। लेकिन है क्या कि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कि कृषि सिंचाई योजना के तहत अभी तक काफ़ी सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, लेकिन अभी जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, समृद्धि योजना की, हर खेत को पानी, ये योजना जो है किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। उसका कारण क्या है कि सबसे पहले क्या है कि पानी जो है बड़ी नहर होती है, फिर उसके बाद छोटे बम्बे होते हैं, बम्बे के बाद पानी जो है जो सिंचाई के लिए खेतों तक जो लेके जाया उसको नाली बोलते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में वो नाली होती है। तो उसमें पानी काटना, अब सर्दियों का टाइम जैसे आ रहा है तो पानी में भीगना, कई बार क्या होता है कि जब उसके मोहारे को हम बंद करते हैं तो बंद भी नहीं होता है, क्योंकि नहर का जो पानी होता है बहुत प्रेशर से होता है। फिर बम्बे में आने के बाद जब वो नीचे आता है तो लगातार किसान इसके अंदर मतलब तकलीफों का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि अब ठंड में पानी में रहेंगे तो बीमार भी होंगे। आलू की खेती है, पानी बहुत चाहिए, है ना, तो क्या है रात में ही पानी लगा रहा है या इधर से लगा रहा है, और उसके बाद जब पानी बंद नहीं होता तो खेत की जो फसल है वो भी बर्बाद हो जाती है। उसके साथ ही साथ क्या है कि जिस भी पड़ोस वाले खेत में पानी फूट गया, मोहारा जिसे कहते हैं, वो फूट गया तो उसकी भी फसल खराब हो जाती है, जिसके कारण आपस में झगड़े भी होते हैं कि भाई तुमने मेरा खेत खराब कर दिया। लेकिन जो ये योजना है मैम, अगर ये बढ़िया तरीके से क्रियान्वित होती है तो इसको किसानों का बहुत ही लाभ मिलेगा जी। और उससे भी बड़ी जो बात है मैम, जो हम नाली नहर से जो किसानों के खेत तक जो पहुंच रही है उसमें इतनी ज्यादा जमीन खर्च होती है, तो उस जमीन का भी हम मतलब किसानों को इतना ज्यादा लाभ होगा कि हमारी फसल का जो एरिया है और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और पानी बिल्कुल प्रचुर मात्रा में जितनी उनको आवश्यकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर पानी जाएगा तो पता चलेगा कि इस फसल के लिए इतनी आवश्यकता है, तो वो पानी उसी हिसाब से जाएगा। मैम ने भी अभी बात कहा था कि इंटरनेट से जुड़ेगा, इसका मतलब यही है कि भाई किस फसल को कितना पानी की आवश्यकता है और किस तरीके से वो ऑटोमेटिक, जिस तरीके से कृषि के और भी यंत्र आ रहे हैं तो वो बंद होने का भी अगर वो रहेगा तो किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और दूसरी बात मैम ये है कि मैम ने अभी महिलाओं की भागीदारी के लिए बोला, सच में जिस तरीके से महिलाएं घर का मैनेजमेंट करती हैं, एक एक चीज को कम पैसे में ही वो घर के सारे खर्चे निकाल करके और उसमें बचत भी करती है। इसी तरीके से अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा है कि उसका संचालन महिलाएं करेंगी तो आप निश्चिंत रहिए कि इस योजना को कारगर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट करके उसको चलाएंगी और इसका लाभ होगा, और इससे हमारा देश का किसान समृद्ध और खुशहाल होगा। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारे देश के खाद्य भंडारण भरे रहे, तो जब हमारा किसान खुशहाल होगा, प्रगतिशील होगा, तभी हमारे देश के खाद्य भंडारण भी भरे रहेंगे। तो मोदी जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरीके की योजनाएं लेके आए। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब महिलाएं किसी योजना से जुड़ जाती हैं तो देखिए उसमें भाव और मैं तो कहूँगी ममता जुड़ जाती है किसी भी योजना के साथ, और यही शायद इसी बात को समझते हुए, इसकी आत्मा को समझते हुए सरकार महिलाओं को विशेष फोकस में रखती है। और जैसे संतोष जी आपने पानी की बात की, तो मैं तो ये भी कहूँगी कि पानी और महिलाओं में समानता भी है, जैसे दान में रखे वो वैसे हो जाती है, जो घोले जो वैसा रूप बन जाता है। तो फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इसकी और बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास ये होगा कि हम बात जब बड़ी योजनाओं की करते हैं तो कई बार छोटी चीज़ें छूट जाती हैं, हर व्यक्ति तक लास्ट माइल तक ये पानी पहुंचे, उसके लिए किस तरह तकनीक और साथ ही योजना और उसका ब्लूप्रिंट क्या है, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम सच के साथ।
बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ और आज हम बात कर रहे हैं पानी की। पानी जो कि हमारे जीवन का आधार है और खेती का भी। अगर हम चाहते हैं कि खेती समृद्ध हो तो इसके लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी सिंचाई के साधन और समृद्ध करें और बेहतर करें और नई तकनीक से जोड़ें, यानी उचित इस्तेमाल हो पानी का। और इसी के लिए सरकार की तरफ से समृद्धि को लेकर आया जा रहा है, यानी एक ऐसी योजना है जिसमें हर खेत तक पानी पहुंचेगा और उससे नई तकनीक जुड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी होगी कि कितना पानी किस खेत में गया, कितने किस फसल की ज़रूरत है। तो चलिए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और अर्चना जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हमारी जब सरकार भले केंद्र में बैठकर योजना बनाती है, लेकिन योजना खेत की मेड़ पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक के लिए होती है। तो ये जो लास्ट माइल तक पहुंचने की बात की जा रही है और सिंचाई के क्षेत्र की बात करें तो ये एक चुनौती रही है कि हर खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इस योजना में कैसे इस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया गया है? बिल्कुल सही प्रश्न है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि डेविल इज इन द डिटेल, कि प्रोग्राम स्कीम ऊपर से कितना भी खूबसूरत लग सकता है, किंतु अगर उसके डिटेल्स को ध्यान में नहीं रखा जाए तो फिर उस योजना के कार्यान्वयन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए एमकैड में ये पूरा ऑब्जेक्टिव ही यही है, बिकॉज जैसा कि आप जानती हैं कि भारत में जनरली छोटे आकार के फील्ड्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, तो और उन तक जो टेल एंड, जो आलोक ने कहा कि एक हेड एंड होता है जहां कैनाल स्टार्ट होता है, टेल एंड जो सबसे दूर होता है, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ये स्कीम का जो पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है, वो जो अंडरग्राउंड प्रेशराइज्ड पाइपलाइन है वो पानी को दबाव से भेजेगा और वो जब भेजेगा तो जो पंप हाउस, जैसे कैनाल से पानी पंप हाउस में आया, पंप हाउस से स्काडा सिस्टम, स्काडा एक ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, जो ऑटोमेटिक होता है, जिसमें मनुष्य, अभी क्या होता है, जो रिच किसान है वो अपना पानी ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा काट लेते हैं, वो कुछ टच नहीं कर सकते। ये स्काडा सिस्टम पंप हाउस के पास रहेगा। उस पंप हाउस से स्काडा के द्वारा किस खेत में कितना पानी जाना है वो पहले से ही फेड रहेगा सिस्टम में। तो वो पूरा लास्ट माइल हो, फर्स्ट माइल हो, किसको कितना ज़रूरत है वो उसी हिसाब से जाएगा। और यही नहीं, जब वो फील्ड में चला जाएगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू वो वाल्व रहेगा, उसमें स्मार्ट मीटर्स रहेंगे कि आपको कितना पानी चाहिए, आप घर बैठे मोबाइल ऐप से उसको उतना ही पानी दे सकते हैं जो आपका सॉइल मॉइस्चर जो कंटेंट है। और यही नहीं, ये पूरी सिस्टम की मॉनिटरिंग सैटेलाइट के थ्रू हम प्रयास करेंगे कि एक एक स्काडा सिस्टम की मॉनिटरिंग हम सैटेलाइट के थ्रू करें कि पहले जो वाटर जा रहा था वो कितना था और इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो
पानी जा रहा है वो कितना है। और अभी भी जो सर्वे चल रहा है, अभी ये पायलट फेज में है, अभी सर्वे डिजाइन्स में ही GIS मैपिंग के थ्रू ये सर्वे चल रहा है। ये नहीं कि एक किसान ने कहा कि भाई या जो बहुत बलवान है कि मेरे यहाँ पाइप लगाओ, वैसे नहीं होगा। ये GIS मैपिंग के थ्रू हो रहा है। पूरा जो आपका जो फील्ड का पूरा जो साइंटिफिक प्लानिंग है उसके थ्रू ही ये पाइपलाइंस बिछाए जाएंगे। तो कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम तब आती है, टैलेंट तब मजबूर हो जाता है जब जो हमारे यहाँ सशक्त वर्ग है वो कुछ इंटरवीन कर सकता है। इस प्रोग्राम में पूरा उद्देश्य यही है कि ह्यूमन इंटरवेंशन ही ना हो, सब चीज जो है ऑटोमेटेड हो। और जैसे कि हम इंडस्ट्री में कर रहे हैं उसी तरह का ये एग्रीकल्चर में, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर क्योंकि जल और राज्य का भी ये है तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स करेंगे। अगर ये जो स्कीम की पूरी भावना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री का जो विजन है कि जो जन है, जो सबसे गरीब है, उन तक जुड़े, अगर वो कर पाते हैं तो ये कोई मतलब क्रांति से कम नहीं होगा। किसान को किसान कहलाने में कोई भी ऐसी हीन भावना नहीं होगी जो आजकल होता है कि आप शहरी हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, किसान हैं तो भाई आप शहर के तरफ भागिए। और वो बदलाव आता हुआ दिखाई भी दे रहा। देखिए हमारे साथ किसान ही है जो हमारे स्टूडियो में बैठी हुई है, तो सफ़र अब तय कर लिया है किसानों ने भी। मैं शुभम जी आपके पास आना चाहूँगी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी जिक्र किया मैम ने, ये कैसे कार्य करेगा और स्काडा के बारे में बताया। तो ये जो पूरी पाइपलाइन होगी ये इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड होगी? क्या हम दिल्ली में पहुंच करके छत्तीसगढ़ के किसी गांव के खेत की क्या तस्वीर है, क्या वो हम जान पाएंगे? जी, जैसे कि मैम ने अभी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, जो हमारा स्काडा सिस्टम है इसकी फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो हमारे जो वाल्व्स हैं, जो हमारे पंप्स हैं, चैम्बर्स हैं, उनसे कितना पानी निकल रहा है उसका डेटा हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम्स जो कंट्रोल सिस्टम होंगे उसमें आता रहेगा और ये डेटा इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इसका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक क्लस्टर है, उसमें एक सिस्टम ये स्काडा सिस्टम हमने लगाया है और दूसरा सिस्टम हमने नॉर्थ ईस्ट में लगाया हुआ है। तो दोनों सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होंगे और वो कनेक्शन जो है हम यहाँ पर दिल्ली में बैठकर देख सकते हैं। ये मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। जी। तो एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारे स्काडा सिस्टम्स होंगे, क्योंकि हमारी जो योजना है वो 1 हेक्टेयर तक की प्लानिंग के हिसाब से की गई है। तो जो स्काडा सिस्टम्स लगाए जाएंगे वो एक तो 300 हेक्टेयर के जोन्स में लगाए जाएंगे और दूसरे जो सिस्टम्स हैं वो 20-20 हेक्टेयर के चक्स में लगाए जाएंगे। जी जी जी। तो हमारा सबसे पहले जो डेटा आएगा वो एक 300 हेक्टेयर के जोन वाइज डेटा हमें मिल जाएगा कि कितना पानी एक जोन में आया है और कितना निकला है। और एक जोन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होंगे 20-20 हेक्टेयर्स के, जिसपे हमारे पास डेटा होगा कि 20 हेक्टेयर जो चक लेवल है उसमें से कितना पानी आया है और किस किस किसान के खेत में 1-1 हेक्टेयर के खेत में गया है, कितना पानी गया है। जी जी। तो ये जो तकनीक है इससे हमारी पूरी वाटर अकाउंटिंग जो है अच्छे से मैनेज रहेगी। तो ये सिस्टम पूरा जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम है। जी आलोक जी, अब मैं आपसे समझूंगी यहाँ पर कि जो हम खेत के पानी की बात कर रहे हैं और वहाँ पर एक चीज़ और है कि दक्षता को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब कैसे आप कम रिसोर्सेज में या जितने रिसोर्सेज हैं उससे से ज़्यादा लाभ ले सके। और खेती एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर 9 to 5 की जॉब नहीं है, ये मैं तो कहूँगी 24 घंटे का काम होता है। किसान रात में भी काम करते हैं, दोपहर में भी काम करते हैं। जब इस तरह का सिस्टम होगा इरिगेशन का, तो क्या ऐसे समय में भी किसान सिंचाई कर पाएंगे जो पहले नहीं कर पाते थे, और रात की सिंचाई जैसे मान लीजिए? इसमें जो सिस्टम प्रेशराइज पाइप इरिगेशन नेटवर्क का बनाया जा रहा है, ये सेल्फ कंट्रोल वाले मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा। किसान को पानी रात में भी मिलेगा और दिन में भी मिलेगा। उसको जैसे पहले रात दिन उसको अपने खेत में चौकीदारी करना पड़ता था, वो घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा मॉनिटरिंग कर सकता है।
और प्रेशराइज पाइप इरिगेशन नेटवर्क रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर किसान को बराबर पानी मिलेगा। जो पहले किसानों का लड़ाई होती थी, जैसे हमारे फार्मर मैडम ने कहा कि यानी पूरी लड़ाई होती गांव में आपस में पानी के लिए, वो लड़ाई इससे पूरा तरह से खत्म हो जाएगी। इवन कई गांवों में मर्डर तक हो जाते पानी की लड़ाई के कारण। तो ये सब चीजें इसमें, क्योंकि बराबर पानी मिलेगा, मेरे को भी मिलेगा, टेल एंड वाले को मिलेगा, तो आपस में जब लड़ाई नहीं होगी तो अपने आप पानी की बचत भी होगी। एक दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि बीच बीच में कई खेत हायर लेवल के रहते हैं, उन हायर लेवल के खेतों को पानी नहीं मिल पाता था। अब प्रेशराइज पाइप इरिगेशन नेटवर्क से लो लेवल के किसान को भी पानी मिलेगा और हायर लेवल का भी। तो जो हायर लेवल के किसानों को पानी से छूट जाता था, कल्चरेबल कमांड एरिया था लेकिन खेती नहीं हो पाती थी, तो जो हमारा हर खेत को पानी का जो टारगेट है वो तभी पूरा होगा जब हम हायर लेवल में भी पानी देंगे। जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी ध्यान में रखते हुए तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल। अब मैंने ग्रेविटी से फ्लो करता है कैनाल, ऊपर नहीं जा सकता है। जी। तो अब वो ग्रेविटी से जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रेशराइज्ड पाइपलाइन से वो ऊपर भी जा सकता है। जी जी। अपलैंड्स में भी पानी अब जा सकता है। संतोष जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो एक वाटर यूज़र सोसाइटी की बात की जा रही है, तो उसको लेकर किसान कितने सजग हैं? क्या किसान समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि ऐसी लाइनें बिछाई जाएंगी और इस तरह से मॉनिटरिंग होगी, अब वो पानी की लड़ाई नहीं होगी? ये क्या किसान इसके बारे में समझ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कितना रुझान रहेगा इस पर? मैम, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस योजना को, जिस भी शब्द को वो आकार दे रहे हैं, उसको जनता और किसान सबसे पहले मैम उनका यही प्रयास रहा है कि मोदी जी ने कहा है तो ये जरूर सच होगा और इस योजना को कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे माननीय योगी मोदी जी का रहा है कि वैदिक, आधुनिक और वैज्ञानिक। तो जो ये समृद्धि योजना है ये तीनों का मिश्रण है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से हमारे वैदिक काल में जिस तरीके से टंकाज होते थे पानी को सेव करने के लिए, अब इसमें आपको देखने को मिलेगा कि देखो नदी, नहर हमारी पुरानी पद्धति, उसके बाद तालाब हैं, आपके गाँव की जो पोखर हैं वो है, उनसे भी इसको, इस टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाएगा, जिसके कारण मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो योजना है ये वैदिक, आधुनिक और वैज्ञानिक है। तो मोदी जी के इस विजन को किसान भी बहुत ही जल्दी समझेगा। जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन दीदी का चलाया है, इसी तरीके से ये पानी का जो हर खेत तक पानी पहुंचे, जो ये योजना है, जो क्लस्टर आप बना रहे हैं और इनकी जो मॉनिटरिंग जब महिलाएं करेंगी तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मोदी जी पे हर किसान को, हर देशवासी को बहुत ही भरोसा है और सभी का ये प्रयास भी रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे तालाब हैं, जो हमारी पोखरें हैं, या हम टंका जो बना रहे हैं, या हमारी जो टिप्स, जो रोड भी आज की डेट में जैसे बन रहे हैं, तो मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि बात यहाँ से ये भी जाए कि जितने भी रोड हैं उनके साइडों में, जैसे ही रोड के साइडों में हम टिप्स बनाएंगे, उसके अंदर जैसे आपका पत्थर हो गया, कोयला हो गया, रेत हो गया, तो पानी जो रोडों पे बह रहा है या पक्की चीजों पे जो पानी का बहाव कहीं नहीं जा रहा, तो वो क्या है, अगर इन टिप्स के अंदर जाएगा तो धीरे धीरे करके वो पानी जमीन में जाएगा और जमीन में जाते ही मैम ये पानी का जो वाटर लेवल है, जो हम कह रहे हैं कि कहीं कहीं ड्राई हो गया, जैसे हमारा दानपुर ब्लॉक है कि ड्राई उसमें आता है कि भाई ये ड्राई हो गया, कहने को हमारा गंगा का किनारा है, उसके बावजूद भी कि भाई दानपुर ब्लॉक जो है ड्राई उसमें आ रहा है। तो इन सब को बचाने के लिए जो मेरे आम जन है उनसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि जो आपका जब बारिश होती है तो आपकी छतों पे या जिस भी पानी जो आपका भर रहा है, जो वेस्ट जा रहा है, और गवर्नमेंट से भी कि वो पानी बिल्कुल, एक तो बाढ़ का आने का कारण ही यही है मैम, एक तो ऊपर से पानी ज्यादा आ रहा है, फिर यहाँ से भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोड पक्का इतना हो गया कि खेती की जमीन कम बची हुई है, तो वो पानी सारा का सारा एक साथ यमुना में चला गया या गंगा नदी में चला गया, तो ये क्या है, बाढ़ का की सिचुएशन होती है। उस पानी को हमें रोकना है और किस तरीके से वो जो ये योजना है
ये योजना उस क्रिया को पूरा करेगी मैम कि जैसे कि तालाबों में भी आएगा, नहर में भी आएगा, पोखर में भी आएगा, तो जिसके कारण ये पानी बहुत अच्छे से इसका संचय हो पाएगा और इसका वितरण भी हो पाएगा और बाढ़ से भी हम बच सकते हैं अगर हमने बारिश के पानी को सही से जल संचयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसके बारे में तो हम बात नहीं कर पाए थे, तो आपने उस तरफ भी हमारी चर्चा को मोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी की। एक तो ये हुआ कि सरकार कैसी योजना बना रही है, लेकिन जल संचयन भी उतना महत्वपूर्ण है। जो नहर से पानी आएगा वो तो आएगा, लेकिन किसान अपने खेत में भी, कहते हैं ना कि खेत का पानी खेत में, उसका प्रयास भी कर सकते हैं। फिलहाल छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि किस तरह का समन्वय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हो सकता है या होना चाहिए ताकि योजना सुचारू रूप से और स्मूथली हमारे किसानों तक पहुंचे। इसके बारे में मुझे लगता है आलोक जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप अपना अनुभव भी साझा कर पाएंगे हमारे साथ। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ और आज हम बात कर रहे हैं समृद्धि योजना के बारे में, जो कि सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, सिंचाई योजना है। ब्रेक से पहले इसके तमाम बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैं आलोक जी आपके पास आती हूँ। जब हम केंद्र की योजनाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यों का पूरा सहयोग रहे। जिस तरह का हमारा सिस्टम है, हमारी डेमोक्रेसी का सिस्टम है, उसमें ये एक, मैं कहूँगी, ये ब्लेसिंग भी और कहीं कहीं चुनौतियाँ भी आती हैं। तो इस योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पानी जो है अपने आप में एक राज्य का सब्जेक्ट है, कृषि राज्य का सब्जेक्ट है, तो ये कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन किस तरह से हो सकता है? किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक दोनों मिलकर आपस में काम नहीं करते, आसान नहीं उसको सफल बनाना। वर्तमान में जो ये समृद्धि योजना लाई गई है, ये अपने आप में सेंट्रल के द्वारा लाई गई योजना है। राज्य सरकार भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। फेस 1 के लिए जो लिमिटेशन था कि हम 1600 करोड़ का जो लिमिट था फेस 1 में, उसके लिए मेरे ख्याल से लगभग 10,000 करोड़ के प्रपोजल यहाँ आ गए थे। तो उसमें से बाकायदा उसकी मीटिंग करके सेलेक्ट किया गया। तो राज्य भी उतनी ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है कि सेंट्रल इसमें 60% का, नॉर्मल स्टेट के लिए 60% का जो ग्रांट दे रही है, इसके लिए राज्य का अपने आप में बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन मात्र 40% का है। तो इससे राज्य को कोई भी संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा सहयोग मिल जा रहा है। तो दोनों जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, तो हम जब आम आदमी तक किसी चीज़ की बात करते हैं, तो जब कंधे से कंधा मिलाकर काम होता है, तभी वो चीज़ें, योजनाएं सफल हो पाती हैं। बिल्कुल। शुभम जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक क्लस्टर बनेगा, इसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है? मतलब किसे माने सबसे छोटी यूनिट? पंचायत स्तर की है, खेत, हर किसान की खेत है, या गांव है, या ज़िला के स्तर पर है? सबसे छोटी यूनिट क्या है, इकाई क्या है? दूसरा ये कि क्या ये सीधा मतलब सरकार की योजना है कि कहाँ पानी पहुँचना है, कहाँ पाइपलाइन पड़नी है, सरकार खुद डिसाइड करेगी, फैसला करेगी, या फिर इसमें किसान की तरफ से भी कुछ करना होगा? देखिए, क्लस्टर जो यूनिट है वो हमने इस बहुत आगे का सोचते हुए ये बनाया हुआ है। तो जो क्लस्टर है वो 50 हेक्टेयर से लेकर
5,000 हेक्टेयर तक की यूनिट है। जैसे कि हमारे कुछ छोटे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य जो हैं, उनमें कुछ छोटे क्लस्टर हमने सेलेक्ट किए हैं जी। और कुछ जो बड़े राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उनमें हमने बड़े क्लस्टर सेलेक्ट किए हैं। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टेट की सहभागिता से हुआ है। अब हम क्लस्टर की बात कर ही रहे हैं, तो एक जो क्लस्टर है उसमें हम वाटर यूज़र सोसाइटीज़ बनाएंगे। वाटर यूज़र सोसाइटी क्या है कि एक क्लस्टर में देखा जाए तो मान लीजिए 5,000 हेक्टेयर का क्लस्टर है और औसतन हम 1 हेक्टेयर का खेत अगर माने तो लगभग 5,000 हमारे किसान भाई बहन उस क्लस्टर में होंगे। जी जी। तो अगर ये 5,000 किसान भाई बहन जो हैं वो इकट्ठा हो जाएं, वो मिल जाएं, तो एक कम्युनिटेरियन अप्रोच अगर हम रखेंगे तो वो एक परिवार की तरह आ सकते हैं। और उस क्लस्टर को हम इकोनॉमिक एंटिटी के रूप में डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम इस तरह का सोच जो है हम क्लस्टर्स में ला सकते हैं। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूँगा कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक योजना है, उसी प्रकार से हम इन क्लस्टर्स को एक बेहतरीन इकोनॉमिक एंटिटीज़ के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई बहनों का जो लाइवलीहुड है, लाइफस्टाइल है, वो हम उसको बढ़ा सकते हैं। जी जी। और आपके दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, तो ये जो क्लस्टर्स हैं, हमने जो छोटे क्लस्टर्स हैं, कुछ क्लस्टर्स जो हैं ब्लॉक लेवल्स हैं, और इनका जो डिज़ाइन है बेसिकली हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए किया है। जैसे कि अगर कोई छोटा क्लस्टर है तो वो एक ब्लॉक के रूप में भी है, और अगर कोई बड़े क्लस्टर हैं तो उसमें 3 से 4 ब्लॉक भी शामिल हो सकते हैं जी। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमने इस योजना को प्रारूप दिया है। यहाँ पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगी, जो आपने कहा कि क्या भागीदारी रहेगी प्रोजेक्ट इसमें। तो ये जो हमारा स्कीम है इसमें राइट फ्रॉम इंसेप्शन, जैसे अभी जो डिज़ाइन एक DDR होने वाला है, डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट, जी, 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 जी। इसमें 2 भाग है। जनरली जो टेक्निकल इंटरवेंशंस होते हैं उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पे टेंडर हो जाता है। इस बार जो टेंडर होगा उसके 2 भाग होंगे, एक तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा और दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जो भी इस टेंडर को जीतेगा उसको ना कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो कि डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट जो कि पूरा टेक्निकली फीजिबल और इससे है, बट उसकी एक और ये होगी रोल, ये होगा कि उसे इरिगेशन एज अ सर्विस प्रोवाइड करना होगा जो वाटर यूजर सोसाइटी है। और उस वाटर यूजर सोसाइटी को डेवलप करने के लिए राइट फ्रॉम डे 1 उनकी सहभागिता प्रोजेक्ट डिज़ाइन में ही है। उनको डेवलप करने के लिए एक फार्मर्स रिलेशनशिप एजेंसी FRA का चयन होगा, जो पूरा उनको हैंड होल्ड करेंगे, उनकी कैपेसिटी डेवलप करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, महिलाओं को ट्रेन करेंगे, क्योंकि बहुत मॉडर्न ये टेक्नोलॉजी है। तो ये मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जिसमें और वो पैसे तब तक हम कंप्लीट नहीं देंगे टू द कॉन्ट्रैक्टर जब तक 5 इयर्स वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं और FRAs उनको नर्चर नहीं करते हैं, और फिर उनकी लिंक विद जीविका, लाइक कोई वाटर यूजर सोसाइटी एक बहुत अच्छा, जैसे हम संतोष राजपूत मैम को देख रहे हैं कि वो FPO के महिला किसान FPO हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि ये वाटर यूजर सोसाइटीज में भी बहुत सारे FPOs हो जाएं, या कोई एग्जिस्टिंग अच्छा FPOs क्लस्टर में है, तो वो जो लाइवलीहुड जनरेशन है उसके लिए हम मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं 50 लाख तक।
मतलब उस वाटर यूजर सोसाइटी में हम 50 लाख तक मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं। मतलब उसको ऑपरेशन के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए, उनको लाइवलीहुड कुछ करना है, जैसे वो कह रही थी कि जल संचयन के लिए या मान लीजिए पशुपालन के लिए, वो कुछ भी और कर सकते हैं उस मैचिंग ग्रांट से। तो ये एक होलिस्टिक स्कीम है जो सिर्फ ये नहीं देख रही है कि आप मने सिंचाई का पाइप ले जाएं, पर पूरा एक लाइवलीहुड इकोसिस्टम जो किसान के जीवन को बेहतर बनाता है, उसके लिए ये राइट फ्रॉम डिजाइन टू कॉन्ट्रैक्ट टू सर्विस। यानी इसमें भी किसान की सहभागिता देखिए बहुत रखी गई है कि ये नहीं है कि जो अक्सर कहते हैं कि नीतियां तो कागज़ों पर बनती है और खेतों तक, नहरों तक नहीं पहुंचती हैं, वो नहीं है। ये खेतों से उठकर आई नीति है जो दफ्तर तक पहुंचेगी, कागज़ तक पहुंचेगी, यानी 2 वे है, ताकि जो जिसके लिए योजना है कम से कम उसकी क्या समस्या है, उसकी सहभागिता तो सुनिश्चित की जाए। संतोष जी, और हाँ, 5 साल बाद ये पूरा जो एरिया है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस वाटर यूजर सोसाइटी, मतलब ये उनका हो जाएगा, उनका हो जाएगा, वही चलाएंगे ये। 5 साल जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको ट्रांसफर कर देना होगा। संतोष जी, आपके लिए तो बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि आप काफ़ी किसानों से जुड़ी हुई हैं। अच्छा संतोष जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो कहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है? मतलब जब सिंचाई की बात की जाती है, मैम ने भी कहा कि कई जगह पर तो ऐसा है कि भरपूर पानी है, लेकिन तब भी वहाँ पर खेतों को पानी नहीं मिल पाता है। व्यवहारिक तौर पर एक किसान के नज़रिए से मैं अगर समझूँ तो क्या चुनौती रहती है सबसे बड़ी? मैम, चुनौती जो आप बता रहे हैं कि क्या चुनौती रहती है, कि पानी भरपूर है, लेकिन है क्या कि जो भी ताकतवर है कि भाई पहले मेरा नंबर है तो कोई उसको हो जाएगा, जो मतलब फिजिकली फिट है वो लट के दम पे भी जल्दी पानी ले लेगा, और जो कमजोर है वो बेचारा पीछे रहेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो। तो इसमें अभी जैसे मैम ने बहुत बड़ी बात की कि एफपीओ के लिए, तो एफपीओ मैम सात्विक एग्रो बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हम लोगों की भी है, और हमने बासमती राइस का 50 हेक्टेयर का क्लस्टर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किसान का विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक उनके बीच में से कोई नहीं होगा तो आप कोई भी फॉर्म उनसे फिल नहीं करा सकते। क्योंकि ये मेरा खुद का बड़ा अनुभव है। 2020 में मैंने प्रधानमंत्री जी की कृषक सशक्तिकरण परियोजना थी, तो उसको पूरे तरीके से क्रियान्वित करना था, कोरोना काल था, लेकिन फिर भी मैंने 22 जुलाई 2020 तक मतलब 450 किसान जो है हमने उसमें इनरोल कर लिए। लेकिन अगर उसी चीज को दूसरे पे लेके जा रहे हैं तो चाहे वो इसमें जो क्रियान्वित करने, क्योंकि सरकारी तंत्र भी इसमें शामिल होगा, जब इसमें शामिल होता है और उन्हें खेत की मेड़ तक जाना पड़ता है, तो वहाँ चुनौतियां हैं। आप ये लगा लीजिए, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो टीए हो, क्योंकि जियोग्राफी आपको करनी पड़ेगी, जियोग्राफी आप ऑफिस में बैठ के तो कर नहीं सकते, तो वहां जाना बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो जो कृषक सशक्तिकरण परियोजना थी वो उसका भी फेल होने का मेन कारण यही था कि जो वीडियो वगैरह है वो उस लेवल पर किसानों को मिसगाइड करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जैसे फॉर्म था कि पूरा फिल किया जा रहा था उत्तर प्रदेश सरकार का कि भाई आप ये 8 औषधीय प्लांट लगाएंगे तो आपकी मैम खेत में लगाने से लेके जुताई, बीज सब कुछ गवर्नमेंट फ्री दे रही थी, उसके बावजूद भी किसानों को भ्रमित किया गया कि ये सरकार तो आपकी जमीन को लिखवा देगी। देखिए इसीलिए हम ऐसे प्रोग्राम लेकर के आते हैं और आपको इधर उधर नहीं जाना है। ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज नहीं है। आप देखिए नेशनल चैनल पर वो अधिकारी हैं जो कि सीधे नीति निर्माण से जुड़े हुए हैं और वो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप डीडी किसान के साथ हैं तो आप भ्रमित नहीं होंगे, यही हमारा प्रयास भी होता है। अब आलोक जी, जैसे अभी संतोष जी ने कुछ बातें कही, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय, तो मैं जल्दी से फटाफट कुछ सवाल और आपके सामने रखना चाहूँगी कि तकनीक के साथ एक चुनौती ये भी है कि वो निरंतर बदलती है, उसमें आपको अपग्रेड भी करना होगा, उसका मेंटेनेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। ये जो आपने बताया कि इस तरीके से सिंचाई की जाएगी, इसका मेंटेनेंस कैसे सुनिश्चित किया जाएगा और अपग्रेड कैसे करेंगे समय समय पर? ये जो एमकेड योजना है इसमें कॉन्ट्रैक्टर न हो के इरिगेशन सर्विस प्रोवाइडर है। ठेकेदार को एक नया नाम दिया गया, उसको सेवा देना है, न कि उसको अपना ठेका करके सिर्फ लाभ कमाना है। उसका उद्देश्य इसीलिए, जैसे हमारे मैडम ने बताया कि स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल एक्टिविटी
एक्टिविटी है, तो इसमें पूरा नॉन स्ट्रक्चरल एक्टिविटी भी इसमें करना है, उसको पूरा मेंटेनेंस भी करना है 5 साल तक का। पूरा किसानों को उस बीच में ट्रेनिंग भी देना है, हमको फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को भी ट्रेनिंग देना है, निरंतर एक ट्रेनिंग एक्टिविटी भी इसमें कंटिन्यू चलती रहेगी। और 5 साल बाद हमको इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफर जो जल उपभोक्ता संस्था को करेंगे, उसमें जो जल शुल्क लिया जाएगा उसके थ्रू मेंटेनेंस भी करेंगे। सरकार अपनी सहायता जो 50 लाख का जो देने वाली है अनुदान, उसके थ्रू भी, तो किसान जब फार्मर ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे तो उनकी आमदनी भी होगी। तो मेंटेनेंस के लिए अपने आप में ही ये एक योजना तैयार की जा रही है कि आगे मेंटेनेंस में इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल मैम, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो मैं चाहूँगी कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स हमारे दर्शकों को कहना चाहें। जो आलोक ने कहा वो मैं कुछ जो भ्रम है इस योजना के बारे में और जो चुनौतियां जो हम फेस करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल पायलट फेज में है, तो उसको मैं दूर करने के लिए ये कहूँगी कि जो ये पूरा एमकैट का जो स्कीम ही है वो इसलिए कि आपको प्रेशराइज पाइपलाइन अंडरग्राउंड में एकदम आपको ज़्यादा खेत अपने देने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जगह में कहीं किसी पायलट में किसान ये प्रोटेस्ट करे हैं कि हमारे से फिर खेत लिया जा रहा है, तो उसको फिर एक्सप्लेन किया गया है कि ये तो आपका बचाया जा रहा है, बिकॉज आपको बहुत कम करना होगा। दूसरा है कि मतलब किसान जो हमारे वाटर यूजर सोसाइटीज हैं, अगर कुछ हमारे एफपीओज भी उनसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने स्कीम में प्रावधान रखा है कि एफपीओज से जुड़िए ताकि आपकी जीविका भी हो सके। बिल्कुल। तो एक मैंने कहीं पढ़ा था कि पानी की एक बूंद फसल को बचा सकती है और एक फसल राष्ट्र को बचा सकती है। तो ये एक बूंद जो है, ये समृद्धि के थ्रू हम पानी की हर एक बूंद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही फसल में जाए। चलिए, इसी पर मेरी तरफ से भी 2 लाइनें। किसान की सिंचाई व्यवस्था उसकी उत्पादकता ही नहीं, उसके भविष्य का मानचित्र है, और इस मानचित्र को कितना समृद्ध करना है ये ना सिर्फ किसान की जिम्मेदारी है, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और उसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सार्थक चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सच के साथ, जिसमें हमने समृद्धि यानी सिंचाई योजना के बारे में बात की, कैसे खेत खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर यहाँ भी हमारे छोटे और मझोले किसान केंद्र में है, फोकस में है। हमें पूरी आशा है कि जिस मंशा के साथ, जिस जोश के साथ इस योजना को उतारने का प्रयास किया जा रहा है, उतनी ही जोश के साथ किसानों की सहभागिता भी देखने को मिलेगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में भारत को दालों में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। 2030 तक का जो टाइम टेन्योर लिया है कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी प्रयास, भारतीय किसान के प्रयास, व्यापार के प्रयास, किसानों को वो विश्वास दिलाना है कि हम आपके लिए फील्ड में खड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट पे हमारे नीति निर्धारकों को ये सोचना होगा किसानों को अच्छे भाव मिले। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आंखों में जलन, पानी आना, अस्थमा और सांस से जुड़ी समस्या, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और भी कई तरह की समस्याएं लेकर आता है प्रदूषण। सेहत के लिए कितना खतरनाक है प्रदूषण, कैसे रख सकते हैं अपने आप को सुरक्षित, जानने के लिए लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। प्रदूषण की समस्या और स्वास्थ्य देखभाल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।